चलिए जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो बेटा देखिए, जो आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ लॉ। राइट। तो प्रीवियसली इसके बारे में ऑलरेडी मैं काफी कुछ आपको पढ़ा चुका हूँ कि लॉ क्या होता है। ठीक है। लॉ किस तरीके से पास किया जाता है, कौन ड्राफ्ट करता है। राइट। तो उसके कुछ बेसिक बेसिक सिनेरियोज हम ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। छोटा सा पॉइंट मैंने आपको पढ़ाया था, दैट इज कैसे लॉ को पढ़ा जाता है, इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, कि किसी भी वर्ड्स का मीनिंग कैसे ढूंढा जाता है यहाँ। ठीक है। मैंने आपको बताया था कि कोई भी वर्ड है तो उसका मतलब बेटा आप अपने हिसाब से नहीं लगाएंगे। राइट। तो उसका एक तरीका है कि इस तरह से उसे ढूंढा जाएगा। डेफिनेशन को कैसे रीड किया जाता है, सेक्शंस कैसे रीड किए जाते हैं। राइट। वो सारी चीजें हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं डिटेल में। अब जरा ध्यान से सुनना, एक और थोड़ा सा एलोबरेट करते हैं इस पर्टिकुलर चीज को, जो हमने लास्ट क्लास में टॉपिक पढ़ा था बच्चे, डेफिनेशन को कैसे रीड किया जाता है। तो उस डेफिनेशन की ही पार्ट्स में एक छोटा सा पॉइंट और है, क्योंकि प्रीवियस क्लास में हम ऑलरेडी काफी कुछ डिस्कस कर चुके थे। तो इस वजह से हमने कुछ चीजें नहीं पढ़ रखी थी। राइट। तो आज मैं आपको ना डेफिनेशन को और थोड़ा सा एलिब्रेट करके बताता हूँ कि अगर लॉ में किसी चीज के डेफिनेशन को पढ़नी हो, समझना हो, तो उस डेफिनेशन को किस तरीके से समझा जाएगा। राइट। एक तो मैंने आपको तरीका बताया था कि डेफिनेशन को कैसे इंटरप्रेट करना है। राइट। उसका मीनिंग कैसे ढूंढना है, कैसे उस चीजों को समझना है, वो चीज हमने प्रीवियस क्लास में अच्छे से पढ़ रही है। तो आज वाली क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कि डेफिनेशन का और किस तरह से एलिब्रेट किया जा सकता है। देखिए, इकोनॉमिक्स आप सभी ने पढ़ी हुई है बेटा, वहां पर मैंने कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया हुआ था, दैट इज नॉर्मल रेसिडेंट। है ना। तो उसमें कुछ लोगों को हमने डेफिनेशन में इंक्लूड किया था, कुछ लोगों को हमने बाहर निकाल दिया था। तो जब भी हम डेफिनेशन पढ़ते हैं तो डेफिनेशन का कुछ बेसिक सिनेरियोज होता है। देखिए, डेफिनेशन ना तीन पार्ट्स में डिवाइड करी जाती है। अगर मैं जनरल बात करूं, तो किसी भी डेफिनेशन को जब हम पढ़ेंगे तो हम इसके तीन सिनेरियोज देखेंगे। पहला पार्ट होता है एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव डेफिनेशन, एक डेफिनेशन होती है बेटा एग्जॉस्टिव डेफिनेशन, बिल्कुल सुनते रहना, बिल्कुल ध्यान से, कंसंट्रेशन से। ठीक है जी। दूसरा होता है बच्चे हमारे पास इंक्लूसिव, इंक्लूसिव डेफिनेशन। और एक होती है हमारे पास एक्सक्लूसिव डेफिनेशन। और ये डेफिनेशन में अलग अलग नहीं, एक ही में ही लिखा रहता है कभी कभी। राइट। एक ही डेफिनेशन में तीनों चीजें हो सकती है, एग्जॉस्टिव भी हो सकता है, इंक्लूसिव भी हो सकता है, और एक्सक्लूसिव भी हो सकता है। ठीक है। अब क्वेश्चन आता है, सर इनका मतलब क्या है, एग्जॉस्टिव का क्या मतलब है, इंक्लूसिव का क्या मतलब है, और एक्सक्लूसिव का क्या मतलब है। क्योंकि देखिए, लॉ में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, वो इंटरप्रिटेशन ही है। देखो, थ्योरी लिखी हुई है, इंग्लिश लिखी हुई है, माइट भी आप कुछ ना कुछ करके तो पढ़ ही लोगे, उसमें कोई बहुत बड़ा काम तो नहीं है। बट लॉ का जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है दैट इज इंटरप्रिटेशन, कि लॉ का मीनिंग कैसे निकाला जाए। क्योंकि बेटा डेफिनेटली, क्योंकि अगर आपने इंटरप्रिटेशन गलत कर दी तो डेफिनेटली वो मीनिंग गलत आ गया। जब मीनिंग गलत आ गया तो आगे सारी चीजें फिर आपकी गलत ही चलती रहेंगी। तो इसलिए बेटा, किसी भी पर्टिकुलर चीज को समझने के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि उसका मीनिंग हम करेक्ट निकाल रहे हैं या नहीं निकाल रहे। तो डेफिनेशन का प्रीवियस पार्ट जो हमने पढ़ा था वो सेक्शन से रिलेटेड था, वर्ड मीनिंग से रिलेटेड था, टर्म्स से रिलेटेड था। और यहाँ पर हम पढ़ेंगे डेफिनेशन कितने टाइप्स की हो सकती है। तो डेफिनेशन आइदर बी एग्जॉस्टिव, आइदर बी इंक्लूसिव, आइदर बी एक्सक्लूसिव। राइट। नाउ क्वेश्चन इज दैट सर एग्जॉस्टिव का मतलब क्या होता है। एग्जॉस्टिव का मतलब, अगर मान लीजिए कोई डेफिनेशन एग्जॉस्टिव है तो उसका मतलब होता है नन इज लेफ्ट। एक सेकेंड। कहते हैं सर इसका मतलब होता है नन इज लेफ्ट फॉर इमेजिनेशन। नन इज लेफ्ट फॉर इमेजिनेशन। सुन लेना ध्यान से। ध्यान से देखें प्लीज। लेफ्ट, नन इज लेफ्ट फॉर इमेजिनेशन। और ये कहता है एग्जाम्पल्स आर प्रोवाइडेड प्लस स्कोप ऑफ इंक्लूजन।
और यहाँ पर होता है स्पेसिफिक थिंग एक्सक्लूड फ्रॉम डेफिनेशन। एक्सक्लूड स्पेसिफिक थिंग एक्सक्लूड फ्रॉम डेफिनेशन। जरा ध्यान से सुनिएगा बेटा, क्या सिचुएशन है। देखो, मान लीजिए किसी का मतलब दिया हुआ है एग्जॉस्टिव फॉर्म में, यानी कि मान लीजिए कोई डेफिनेशन दी हुई है, और मान लीजिए एक्स वाई जेड एक वर्ड है, एक मीनिंग है, एक कॉन्सेप्ट है, इसकी डेफिनेशन दी हुई है। which आगे चल के बेटा जब डेफिनेशन पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा एग्जॉस्टिव क्या होता है, इंक्लूसिव क्या होता है, वो अलग चीजों, प्रैक्टिकली आप उस चीजों को समझोगे। राइट, बट यहाँ पर मैं पढ़ा रहा हूँ कि एग्जॉस्टिव एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए एक्स वाई जेड एक कॉन्सेप्ट है, उसका मीनिंग डिफाइन किया हुआ है डेफिनेशन के जरिए। तो सर उस डेफिनेशन अगर वो एक्सक्लूडिव है, सॉरी एग्जॉस्टिव है, मतलब ये है कि लॉ मेकर ने जो लिखा है वो सफिशिएंट है, यानी कि जो लिखा हुआ है उसका मीनिंग वही है। ध्यान सुनना, लॉ मेकर ने जो लिखा हुआ है उस डेफिनेशन में, उसका मतलब वही है, आपको और कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। मतलब आंख बंद करके आपको वही चीज को मानना है कि हाँ, अगर फॉर एग्जाम्पल लॉ मेकर ने बोल दिया कि प्रॉपर्टी मीन्स, लॉ मेकर ने बोल दिया प्रॉपर्टी मीन्स ओनरशिप। अगर मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, याद होगा आपको, लॉ मेकर ने बोल दिया प्रॉपर्टी मीन्स ओनरशिप, ये कॉन्ट्रैक्ट सेल्स ऑफ गुड एक्ट का कॉन्सेप्ट था मेरा। तो आपको ना अब यहाँ कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। राइट, आपने बोला जी प्रॉपर्टी का मतलब है ओनरशिप, बात खत्म। यानी कि हम अपने तरीके से कुछ इमेजिनेशन नहीं करें, ये होता है एग्जॉस्टिव डेफिनेशन। एग्जॉस्टिव डेफिनेशन कहती है भैया जो लिखा हुआ है उसको वैसे ही पढ़ोगे, लॉ मेकर ने सब कुछ इसमें डाल दिया, आपको कुछ भी अपनी तरफ से सोचने की जरूरत नहीं है। राइट, दिस इज द सिचुएशन ऑफ एग्जॉस्टिव डेफिनेशन। ये होता है मैक्सिमम टाइम, क्या होता है ना, ये तीनों तरह के डेफिनेशन होती है। आपका एग्जॉस्टिव भी रहेगा, आपका इंक्लूजन भी रहेगा, आपका एक्सक्लूजन भी रहेगा। राइट, तो एग्जॉस्टिव का मतलब होता है भैया जो लिखा हुआ है उसका मतलब वही है। जैसे प्रॉपर्टी मींस ओनरशिप, दैट मींस ओनरशिप ही है। अब आपको अपनी तरफ से कुछ भी इमेजिनेशन नहीं करना। तो कह रहा है सर लॉ मेकर ने डेफिनेशन को पूरी तरीके से डिफाइन कर दिया है, अब आपको कुछ एक्स्ट्रा सोचने की जरूरत नहीं है। तो जैसा लिखा हुआ है उसका मतलब वही होगा। पहला सिचुएशन तो ये होता है जी। दूसरा होता है सर इंक्लूसिव डेफिनेशन। इंक्लूसिव का मतलब क्या होता है जी? इंक्लूसिव का मतलब ये होता है भैया, यहाँ पर सिर्फ एग्जाम्पल्स प्रोवाइड कर जाते हैं, या स्कोप क्या होता है, इंक्लूजन होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लो मैंने कोई डेफिनेशन दी, मैंने बोला पेट का मतलब क्या होगा, पेट का मतलब क्या होगा। तो मैंने डेफिनेशन में लिख दिया पेट इंक्लूड डॉग कैट एक्सेट्रा। यानी कि मैंने यहाँ पर क्या बोला कि मैंने, आपने बोला कि सर पेट का मतलब क्या होगा, यानी कि आप पेट की डेफिनेशन जानना चाहते हैं। तो डेफिनेशन में लिखा हुआ पेट इंक्लूड डॉग कैट एक्सेट्रा, मतलब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इंक्लूड, यानी कि डेफिनेशन का स्कोप इंक्लूजन है। इंक्लूजन का मतलब ये होता है सर कि इसमें सिर्फ डॉग और कैट ना एग्जाम्पल्स हैं, इसमें और भी चीजें आ सकती है, रैट आ सकता है, रैट आ सकता है, और भी जो जानवर जो पेट के फॉर्म में होते हैं बेटा, उसी नेचर। यहाँ पर लॉयन आएगा क्या? नहीं। ध्यान से सुनना, अगर मैं इंक्लूजन की बात करूँ तो इंक्लूजन का मतलब क्या होता है बेटा, कि डेफिनेशन में चीजों को सेट किया जाता है। एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला, डेफिनेशन जैसे जीएसटी में सप्लाई की डेफिनेशन है बेटा, वो अब हम फ्यूचर में आके पढ़ोगे आप, तो वो भी क्या है, इंक्लूजन है। इंक्लूजन का मतलब भैया इंक्लूड करना। सिर्फ एग्जाम्पल, लॉ मेकर सिर्फ एग्जाम्पल बताता है, आप उसमें और भी चीजें क्या कर सकते हैं बच्चे, ऐड किया जा सकता है। यहाँ पर इमेजिनेशन का स्कोप क्या होता है, खुला हुआ होता है। यानी कि यहाँ पर आपने बोला इंक्लूड मीन्स दिस, ठीक है, पेट इंक्लूड डॉग कैट एक्सेट्रा, मतलब यहाँ पर सिर्फ आपको एग्जांपल्स दे गए हैं। तो क्या मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर रेट आ सकता है? हाँ, क्योंकि स्कोप क्या है, इंक्लूजन है, इसमें बहुत सारी चीजें क्या करी जा सकती हैं, ऐड की जा सकती हैं। अच्छा मुझे एक बात बताइए, ध्यान से सुनिए प्लीज, कि यहाँ पर डेफिनेशन में लॉयंस को इंक्लूड किया जा सकता है क्या? क्या पेट इंक्लूड डॉग कैट रैट लॉयंस टाइगर्स, ये हो सकते हैं क्या? क्रोकोडाइल्स, अगर मैं एक नॉर्मल कॉमन सिनेरियो में बात करूं, तो ध्यान से सुनिएगा। सर यहाँ पर अगर मान लीजिए इंक्लूड लिखा हुआ है, देखो ध्यान सुनना प्लीज, इंक्लूड लिखा मतलब क्या हम कुछ भी लिख सकते हैं क्या? नहीं बेटा, इंक्लूड अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब आप वो लिखोगे जो उसके संदर्भ में सही होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए डॉग और कैट और रैट इनको पाला जा सकता है, राइट सर, लॉयन नहीं होगा। लॉयन क्यों नहीं होगा? क्योंकि लॉयन इज नॉट अ पेट, ये पेट नहीं है बेटा। तो ये एक्सक्लूसिव सॉरी इंक्लूसिव डेफिनेशन का ये स्कोप होता है कि भैया एग्जांपल्स में वही चीजें आएंगी जो उससे रिलेटेड हैं, यानी कि आप कुछ भी उसमें स्कोप में डाल दो।
जस्ट बिकॉज लॉ मेकर ने आपको स्कोप ओपन दे दिया तो इसका मतलब ये नहीं बेटा उसमें कुछ भी आ जाएगा, उसमें वही चीज आएगा जो उससे रिलेट करता है, अनरिलेटेड चीजों को आप इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, तो पहला स्कोप क्या था, एग्जॉस्टिव, जो लिखा है वैसे ही पढ़ेंगे। ठीक है, इंक्लूसिव का मतलब क्या होता है, चीजों को इसमें इंक्लूड किया जा सकता है। ठीक है, चीजों को इसमें क्या किया जा सकता है बेटा, इंक्लूड किया जा सकता है, यानी कि डेफिनेशन में सिर्फ एग्जाम्पल दिया हुआ है। मैं पे आपको एग्जाम्पल बताऊंगा बेटा, ध्यान सुने प्लीज। डेफिनेशन में सिर्फ क्या दिया हुआ है, एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक है, और एक होता है एग्जॉस्टिव, सॉरी एक्सक्लूसिव डेफिनेशन, यानी कि यहाँ पर बेटा कुछ चीजों को लॉ मेकर क्या करता है, बाहर कर देता है डेफिनेशन से, कहता है भैया ये डेफिनेशन का पार्ट नहीं होंगे। ठीक है, तो डेफिनेशन में तीन चीज बेटा, एक तो एग्जॉस्टिव, जैसा लिखा है वैसा ही पढ़ा जाएगा, वही उसका मतलब होगा। दूसरा इंक्लूसिव, सर कुछ एग्जांपल्स दिए होंगे और भी चीजें उसमें ऐड हो सकती हैं। और एक होता है एक्सक्लूसिव डेफिनेशन, एक्सक्लूसिव डेफिनेशन का मतलब कुछ चीजों को डेफिनेशन से बाहर कर देना। अब जरा ध्यान सुनना, मैं आपको छोटा सा पास्ट में लेके चलता हूँ। आपने कौन सा पढ़ा था बेटा, याद करो, इकोनॉमिक्स में नॉर्मल रेसिडेंट का। आप क्योंकि आपने वही पढ़ा हुआ है, इसलिए आपको ज्यादा बेटर तरीके से वो समझ में आएगा। तो वहां पर याद करो, मैंने आपको बोला था कि सर नॉर्मल रेसिडेंट इंक्लूड इंडिविजुअल एज वेल एज इंस्टीट्यूशन, तो वहां पर क्या लिखा था, इंक्लूड। मतलब वो एग्जॉस्टिव डेफिनेशन नहीं थी, वो क्या थी, इंक्लूसिव, यानी कि सर नॉर्मल रेसिडेंट में इंडिविजुअल के साथ साथ इंस्टीट्यूशन भी आ सकता है। ठीक है, उसमें एक चीज याद करो, वहां पर ये भी लिखा था, डेफिनेशन डज नॉट इंक्लूड, कोई फॉरेनर विजिट करने इंडिया आया है, क्रिकेट खेलने इंडिया आया है, घूमने के लिए इंडिया आया है, तो उसको हम नॉर्मल रेसिडेंटों की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं करेंगे। यानी कि सर वो जो नॉट इंक्लूड कह रहा था वो क्या था, एक्सक्लूसिव। सर जो इंक्लूड कह रहा था वो क्या था, इंक्लूसिव। और जो ऊपर लिखा हुआ था 1 ईयर और मोर, ठीक है, वो क्या था बेटा, एग्जॉस्टिव डेफिनेशन। समझ आई? हाँ जी बेटा, क्लियर हुआ? बोलिए फटाफट से प्लीज। क्लियर टू एवरीवन? इसको नोट कीजिए फटाफट से, ध्यान से देखना। तो ये हमारा एग्जाम्पल है बेटा, देखो क्या लिखा हुआ है, सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 ऑफ द फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट द एक्सप्रेशन ऑफ सप्लाई इंक्लूड, इंक्लूड मतलब क्या हो गया बेटा, ये इंक्लूसिव डेफिनेशन है। कौन सी डेफिनेशन है, इंक्लूसिव डेफिनेशन है। समझे? अगर मान लो फ्यूचर में जब कभी लॉ पढ़ रहे हो और किसी चीज की डेफिनेशन को पढ़ रहे हो आप, तो जब आप उसकी डेफिनेशन को पढ़ोगे तो वहां पर आप, जहां पर आपको इंक्लूड वर्ड मिलेगा तो मतलब वो इंक्लूसिव डेफिनेशन है, जहां पर आपको मीन्स वर्ड मिलेगा मतलब वो एग्जॉस्टिव डेफिनेशन है, जहां आपको एक्सक्लूड मतलब मिलेगा वहां पर वो क्या हो जाएगा बेटा, आपका एक्सक्लूडिव, यानी कि एक्सक्लूसिव डेफिनेशन हो जाएगी। तो देखो क्या कह रहा है, सप्लाई ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई गुड्स एंड सर्विस बोथ एज, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सच एज, एग्जाम्पल दे रखा है, सेल्स, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल, मेड एग्री टू पेमेंट, यानी कि ये सिर्फ इसने एग्जांपल दिए हुए हैं। यानी कि सर ये कह रहा है सप्लाई का मतलब सेल्स भी है, ट्रांसफर भी है, बार्टर भी है, एक्सचेंज भी है, लाइसेंस भी है, रेंटल भी है, लीज भी है, और यहाँ पर सिर्फ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, इसमें और भी चीजें ऐड हो सकती हैं। सर अगर कोई प्रॉपर्टी जल गई, कोई प्रॉपर्टी फायर्ड, एक्सटिंग्विश हो गया बेटा, तो क्या उसको सप्लाई मानूंगा? यस, इट इज इंक्लूसिव डेफिनेशन। समझ रहे हो? अगर किसी का इंपोर्ट कर रहे हो वो भी क्या बेटा, आपका इस डेफिनेशन का पार्ट बनेगा। समझे? मैं एक और चीज आपको बता दूं, ये तो होगा इंक्लूसिव का, मैं एक और चीज आपको बता दूं, ध्यान सुनिए प्लीज। मैं आपको एक डेफिनेशन दिखाता हूँ बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर का, लेटर से। यहाँ पर हम देखते हैं बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर की डेफिनेशन, डेफिनेशन ऑफ बोर्ड, ध्यान से देखिएगा बेटा प्लीज। कंपनीज एक्ट, देखो, अगर मैं इसको यहीं पे देखूं, ध्यान से देखिए प्लीज, देखो क्या लिखा हुआ है, सेक्शन, अच्छा इसको कैसे पढ़ेंगे बेटा, कोई बताएगा इसको कैसे पढ़ेंगे? हाँ जी, इसको कैसे पढ़ेंगे? एनीवन? बोलो भाई, पार्टिसिपेट। आगे बेटा ध्यान से, क्या लिखा हुआ है, अबे गधो,
कितनी बार पढ़ाया, यानी कि मतलब तुम्हारा कंसंट्रेशन होता ही नहीं क्लास में। सेक्शन टू, सेक्शन टू कौन सी है, डेफिनेशन का सेक्शन है, क्या पढ़ रहे हो तुम लोग? दिस इज सेक्शन टू, क्लॉज एन। सबसेक्शन कहां से आ गया ये? सेक्शन टू क्लॉज 10। देखो सेक्शन टू क्लॉज 10 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को डिफाइन कर रहा है, यानी कि डेफिनेशन बता रहा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की या बोर्ड की। क्या होता है इस, इन रिलेशन टू कंपनी, मींस क्या लिखा बच्चे, मींस, मींस आ गया। अभी हमने क्या पढ़ा था, इंक्लूड, तो दैट इज इंक्लूसिव डेफिनेशन। ठीक है, ये क्या पढ़ रहे हैं, मींस, मतलब ये एग्जॉस्टिव डेफिनेशन है। मतलब सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मतलब जो यहाँ पे लिखा होगा वही होगा। तो क्या लिखा है, द कलेक्टिव बॉडी ऑफ डायरेक्टर ऑफ कंपनी इज नोन एज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ध्यान तो सुनेगा प्लीज। यहाँ पर क्या लिखा हुआ, मींस, मतलब ये कौन सी डेफिनेशन है, एग्जॉस्टिव डेफिनेशन। एग्जॉस्टिव डेफिनेशन ने क्या लिख दिया, सर कलेक्टिव बॉडी ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी दैट इज कॉल्ड बोर्ड या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को क्या बोलेंगे सर, कलेक्टिव बॉडी ऑफ डायरेक्टर इज नोन एज। इसका मतलब अब आपको कुछ सोचना नहीं है, नथिंग इमेजिन, कुछ भी इमेजिन करने की जरूरत नहीं है। सर लॉ ने क्या लिख दिया, सेक्शन टू क्लॉज 10 ने क्या लिख दिया, बोल दिया सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मतलब होगा मींस, मतलब एग्जॉस्टिव है, कोई स्कोप ओपन नहीं रखा बेटा। मतलब यहाँ पर आपने लिखा कलेक्टिव बॉडी ऑफ डायरेक्टर्स मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अगर कोई आपसे पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, तो आप बोलोगे सेक्शन टू क्लॉज 10 ने डिफाइन किया हुआ है और वो एग्जॉस्टिव डेफिनेशन है। कहता है सर सेक्शन टू क्लॉज 10 मींस, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मींस सर कलेक्टिव बॉडी ऑफ डायरेक्टर। कंपनी में जितने भी कलेक्टिव बॉडीज और डायरेक्टर्स हैं उसको हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के नाम से कंसिडर करेंगे। कोई एक्सक्लूड नहीं किया, कोई इंक्लूड नहीं किया, मींस बोला है। मींस का मतलब क्या होगा बच्चे, जैसा लिखा है मतलब उसका वही होगा, समझे? बोलो, बोलो फटाफट से, क्लियर हुआ? तो ये थी बेटा हमारी डेफिनेशन की सिचुएशन। ठीक है, हमने दोनों ही सिचुएशन पढ़ने की कोशिश करी। ठीक है, कि डेफिनेशन एग्जॉस्टिव क्या होता है, इंक्लूसिव क्या होता है और एक्सक्लूसिव क्या होता है। फॉर द एग्जाम्पल पर्पस अगर आपको रिटेन करना है तो एक काम कीजिए, लिखिए, नोट पॉइंट लिखिए। चलो फटाफट से आपको लॉन्ग कुछ बेसिक लॉन्ग क्रक्स फॉर्म में लिख लीजिए फटाफट से, मैं लिखवा ही देता हूँ। ये नोट हो गया था ना सबका? चलिए मैं आपको कुछ पॉइंट लिखवा देता हूँ सो दैट कि आपको याद रहे चीजें लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, ठीक है, आपको कैसे याद रखना है वो देखिएगा प्लीज। चलिए नोट पॉइंट लिख लीजिए, कुछ नोट पॉइंट्स लिख लीजिए। सर जहां पर एग्जॉस्टिव डेफिनेशन लिखा होगा, यानी कि जो एग्जॉस्टिव डेफिनेशन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, एग्जॉस्टिव डेफिनेशन का मतलब होगा अगर डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, मीन्स लिखा हुआ है, तो वो कौन सी डेफिनेशन होगी, एग्जॉस्टिव डेफिनेशन। सर अगर इंक्लूसिव डेफिनेशन को पहचानना है तो, और इंक्लूसिव डेफिनेशन में आपका स्कोप ओपन रहता है, तो सर वहां पर लिखा रहता है इंक्लूड। ठीक है, और सर अगर हमें एग्जॉस्टिव डेफिनेशन को, सॉरी, एक्सक्लूसिव डेफिनेशन को पहचानना है तो वहां पर लिखा होगा एक्सक्लूड। ठीक है, आगे चल के पढ़ेंगे एक्सक्लूड। ठीक है, तो सर तीन चीजें हैं, ये आपको आई होप सो याद समझ आ गई हो बेटा, चीजें क्लियर हो गई हो सभी के। ठीक है, तो डेफिनेशन को पढ़ने का तरीका आपने समझ लिया बेटा। तो सर यहाँ पर हमने तीन चीजें पढ़ी, एग्जॉस्टिव, इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव। ठीक है, और प्लीज मैंने बोला आप सर रिवीजन करते रहना, क्योंकि जो सबसे ज्यादा तकलीफ देगा सब्जेक्ट यही देगा, और जो सबसे ज्यादा आपको मजा आएगा पढ़ने में इसी सब्जेक्ट में आएगा। ठीक है, तो इसलिए अपना फोकस 100% इस पे रखना, तभी आपको चीजें क्लियर हो पाएंगी, अगर आपको नॉलेज पर्पज से पढ़ना है तो। चलिए अब मैं एक और पॉइंट आपको बताता हूँ जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो आपको मैंने, वैसे जिन बच्चों ने 12th में प्रॉपरली पढ़ा हुआ है उनको बहुत सारे लोगों को मैंने बता भी रखा था पढ़ाते पढ़ाते इन सब चीजों का मतलब। कुछ वर्ड होते हैं बेटा जो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे मान लो लॉ में कहीं पे वर्ड यूज हुआ है शेल, और लॉ में कहीं पे वो वर्ड यूज हुआ है मे। ठीक है, लॉ में कहीं पे वर्ड यूज हुआ है शेल, लॉ में कहीं पे वर्ड यूज हुआ है मे। ठीक है, अब इनका बेसिक सिनेरियो क्या रहेगा वो समझिए। ठीक है, इनका बेसिक सिनेरियो क्या रहेगा सर, जहां पर लॉ में शेल वर्ड लिखा हुआ है और जहां पर लॉ में मे वर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है सर, अगर शेल लिख दिया तो उस लॉ को
फुलफिल करना मैंडेटरी हो जाएगा, यानी कि कंपलसरी हो जाएगा। ठीक है, अगर कहीं पे मेल सेल लिखा हुआ है, इसका मतलब वो मैंडेटरी है आपके लिए, यानी कि आपको कंपलसरी उसको फॉलो करना है, आपके पास और कोई रास्ता नहीं है। सर अगर मे लिखा हुआ है तो मे का मतलब होता है जी ऑप्शनल। ऑप्शनल, ऑप्शन का मतलब आपके पास ऑप्शन है, आपको फॉलो भी क्या करना, फॉलो भी कर सकते हैं, और फॉलो नहीं भी करेंगे तो आपके ऊपर कोई पैनल प्रोविजंस नहीं होंगे। ठीक है भाई, तो दिस इज द बेसिक इक्वेशंस, आई होप सबको समझ आ गया होगा। तो यहाँ पर बेटा हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ लॉ यानी कि बेसिक्स ऑफ लॉ फिनिश अप हो गया। ठीक है, ये समझ आ गया बेटा सभी को? इसको फटाफट से नोट कर लीजिए प्लीज। चलिए, तो यहाँ पर बेटा हमारा बेसिक्स खत्म हो गया, जिसमें मैं कहूँ छोटे छोटे पॉइंट्स आपको डिस्कस कराने थे। हालांकि वो छोटी बातें जरूर थी बेटा, एक टाइम आएगा जब आप लॉ समझ लोगे, बहुत सारी चीज समझ लोगे, आप लोग इट्स अ बेसिक पार्ट है, तो बहुत चिल्लड़ सा पॉइंट है, बट टुडे आज के लिए आपके लिए बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें वो थी। ठीक है, देखिए, अब मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स बताता हूँ। जैसे मान लीजिए हम पढ़ने वाले हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। हमारा जो टॉपिक है बेटा वो क्या है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। सर ये क्या है, ये लॉ क्या है, ये कहाँ का एप्लीकेबल होता है, क्या इसकी सिचुएशंस हैं, वो सारी चीजें बेटा हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं इसका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूँ। ठीक है, सो दैट आपको चीजें क्लियर हो जाए। मान लीजिए सर एक पर्सन है मिस्टर एक्स, और एक पर्सन है मिस्टर वाई। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा बेटा, बिल्कुल कंसंट्रेशन से। एक पर्सन है मिस्टर एक्स और एक पर्सन है मिस्टर वाई। सर अब ये दोनों व्यक्तियों ने क्या किया, आपस में एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। कॉन्ट्रैक्ट किसी भी चीज का हो सकता है बच्चे, इन्होंने आपस में क्या किया? कॉन्ट्रैक्ट। तो सर कॉन्ट्रैक्ट किसी भी चीज का हो सकता है, लेट अस अज्यूम इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया सेल ऑफ कार। ठीक है, सर मिस्टर एक्स अपनी कार बेचना चाहता था मिस्टर वाई को, वांट टू सेल हिज कार। ठीक है, और डेफिनेटली ना जब ये कार इसको देगा तो ये इसके बदले पेमेंट भी तो करेगा। बिल्कुल सर, पेमेंट करेगा। अब जरा ध्यान से सुनिएगा प्लीज, यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट है। सर मान लो इसने क्या कुछ प्रॉमिस किया यहाँ पे, यानी कि इसने कोई वादा किया। हाँ सर, इसने प्रॉमिस किया, इसने बोला कि भाई मैं अपनी कार आपको बेचूंगा। मिस्टर वाई ने भी कुछ प्रॉमिस किया। हाँ जी सर, बिल्कुल प्रॉमिस किया। क्या प्रॉमिस किया? सर अगर मुझे कार मिलेगी तो मैं आपको पेमेंट करूंगा। यस और नो? अब जरा ध्यान से सुनिएगा, ह्यूमन नेचर, क्या ऐसा भी हो सकता है कि सर ये पैसा ले ले, राइट, पेमेंट रिसीव कर ले, बट कार ना दे, नॉट प्रोवाइडेड कार। ठीक है, सर क्या ऐसा भी हो सकता है ये भाई साहब कार रिसीव कर ले, कार की डिलीवरी ले ले, बट नॉट मेड पेमेंट, पेमेंट ना करें? तो सर ऐसा तो दिक्कत हो जाएगी, ऐसा तो फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि एक दूसरे पे हमें ट्रस्ट ही नहीं होगा। कि सर मैंने अपनी कार दे दी, ठीक है, सामने वाला पेमेंट ही नहीं कर रहा। सर मैंने पेमेंट कर दी, सामने वाला कार ही नहीं दे रहा, तो देयर इज एन इशू। तो क्वेश्चन आता है सर ऐसे चीजों को क्या कुछ रेगुलेशन की जरूरत होती है? ऐसे चीजों को कुछ रेगुलेशन की जरूरत होती है, ताकि ये कहीं ना किसी डर के मारे इस कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करें बिल्कुल एथिकली, राइट। तो कहते हैं सर ऐसी चीजों को, राइट, रेगुलेट करने के लिए बेटा लॉस की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? लॉ, कानून की जरूरत पड़ती है। तो सर ऐसे चीजों को कंट्रोल करने के लिए हमने बना रखा है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। भारत का लॉ है बेटा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, राइट। 1872 में लॉ आया था बेटा, ब्रिटिश टाइम में। ठीक है, तो इस लॉ के तहत बेटा सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को हम क्या करते हैं बेटा? कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं। ठीक है, ताकि एक दूसरे पार्टी के साथ, किसी के साथ कोई फ्रॉड टाइप की एक्टिविटीज ना हो। तो इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हम धीरे से सारी चीजें पढ़ेंगे। सर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, राइट, कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या चीजें हो सकती है, पूरे लॉ में बेटा हम आपको कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, पूरे लॉ में क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कैसे चेंज हो सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कैसे डिस्चार्ज हो सकते हैं, अगर किसी पर्सन ने कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशन को फुलफिल नहीं किया तो उसके ऊपर क्या पेनल प्रोविजंस है,
राइट। क्या उसके ऊपर फाइन लग सकते हैं, क्या उसके ऊपर पेनल्टीज लगा रखी है बेटा कॉन्ट्रैक्ट 1972 ने। तो द सिचुएशन देयर सारी बातें बेटा इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जो सबसे पहला हमारा इसको ना चैप्टर्स में डिवाइड कर देंगे, इसको एक्ट को हम किस में डिवाइड कर देंगे, चैप्टर्स में। ठीक है, चैप्टर्स में डिवाइड कर देंगे, यूनिट्स में डिवाइड कर देंगे और यूनिट वाइज हम चीजों को डिस्कस करेंगे। आज की क्लास तो सिर्फ कॉन्ट्रा एक्ट की इंट्रोडक्शन की बात होगी, राइट। तो नेक्स्ट क्लास से माइट भी हम कॉन्ट्रा एक्ट के बेटा सिनेरियोस को डिस्कस करना शुरू कर देंगे। ऑफर क्या होता है, एक्सेप्टेंस क्या होता है, प्रॉमिस क्या होता है, एग्रीमेंट्स क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, राइट। कॉन्ट्रैक्ट कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट कैसे टर्मिनेट किया जा सकता है, कॉन्ट्रैक्ट को कैसे चेंज किया जा सकता है। मान लो ना हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था, उस टाइम पे सिनेरियो कुछ और थी, फ्यूचर में सिनेरियो कुछ और आ गए। अब कॉन्ट्रैक्ट कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बेस्ट एग्जांपल आपको देता हूँ। मान लो हमारा और आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था अभी ऑनलाइन एग्जाम, ऑनलाइन क्लासेस का, ठीक है। अब मान लीजिए सब कुछ ठीक हो गया, नॉर्मल हो गया, अब हमारी क्लासेस ऑफलाइन होंगी। तो मैं मान लीजिए उसमें कॉन्ट्रैक्ट में कुछ चेंज करना हो कि भैया ऑफलाइन का हमने ऐड ही नहीं करा था, हमने ऑनलाइन ऐड करा था। तो इसका मतलब सर कुछ चीजें ऐड करनी हो सकती हैं, सर कुछ चीजें डिलीट करनी हो सकती हैं, कॉन्ट्रैक्ट में चेंज करना हो सकता है। तो वो कैसे करेंगे, क्या आप अपनी मर्जी से कर सकते हो या लॉ को फॉलो करके आप करोगे। तो ये सारी बातें बेटा हमारे किस लॉ ने प्रोवाइड कर रखी है बेटा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने। यानी कि सर जब दो लोगों के बीच में, ध्यान सुना प्लीज, हेलो इधर अटेंशन दो, ध्यान सुनना प्लीज। जब दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, दो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं बेटा, नो डाउट। सर जब दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है किसी भी पर्टिकुलर चीज के बारे में, XYZ, तो सर वहां पर हमें एक रेगुलेशन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ह्यूमन नेचर है, फ्रॉड तो होना हो जाता है बेटा। तो इसलिए बेटा वहां पर कहीं ना कहीं फ्रॉड को डिटेक्ट खत्म करने के लिए, हटाने के लिए, एक कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने के लिए बेटा एक लॉ बनाया गया, जो लॉ बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट को रेगुलेट करता है, जिसका बेसिक नाम क्या है बेटा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। और ये लॉ आज का नहीं है बेटा, ये अंग्रेजों के टाइम का लॉ है, जब इंडिया इंडिया वॉज द ब्रिटिश इंडिया, राइट। उस टाइम पे लॉ पास हुआ था, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ठीक है जी। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, क्योंकि देखो अभी मैंने आपको अगेन कुछ पढ़ाया नहीं है, हम सिर्फ समझ रहे हैं कि हम पढ़ने वाले क्या है। पहले ये तो पता लगे भाई साहब पढ़ने वाले क्या है, जो पढ़ेंगे ठीक है, बट पहले ये तो समझे पढ़ने वाले क्या है। तो ये पढ़ने वाले हैं भैया, दो लोगों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उन कॉन्ट्रैक्ट को रेगुलेट करने के लिए बेटा एक लॉ बनाया गया है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ताकि वो एक दूसरे के साथ फ्रॉड ना करे, किसी भी तरह की सिचुएशन क्रिएट ना हो। समझ आया, बोलो फटाफट से। चलिए इसको नोट कीजिए, इस एग्जाम्पल को नोट कर लो फटाफट से, इस कॉन्सेप्ट को नोट इट डाउन प्लीज। देखो जी, एप्लीकेबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो इसकी दो सिनेरियो हम देखेंगे। आप मेरे साथ के साथ नोट कीजिएगा बेटा, फिर इसको हम समझते हैं। कहते हैं द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज एप्लीकेबल not only not only to the business community, but also to others। यानी कि बेटा इससे बिजनेस में ही एप्लीकेबल नहीं होता बेटा, जो बिजनेस कम्युनिटी है सिर्फ उसी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता, ये एंटायर सोसाइटी के ऊपर एप्लीकेबल होता है। ठीक है, अभी पढ़ेंगे देखेंगे कैसा है। ठीक है, इट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया। इसके ऊपर एक छोटा सा आपको सिचुएशन बताऊंगा, जरा 2 मिनट इधर देखिए प्लीज। देखो पहली बात ही क्या कर रहा है, सर ये जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ये एप्लीकेबल सिर्फ बिजनेस में, बिजनेस कम्युनिटी को ही नहीं है बेटा, ये अदर्स को भी है। जैसे देखो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ, इधर देखो प्लीज। एक पर्सन है, देखो जो बिजनेस बिजनेस कर रहे हैं, लेट अस अज्यूम मैं और एक पर्सन हम बिजनेस कर रहे हैं। मैंने किसी पर्सन से बेटा ऑनलाइन ऑनलाइन स्ट्रक्चर कुछ परचेज करा, तो ऑब्वियस सी बात है जो बिजनेस कर रहा है वो तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा ही करेगा। उसको पता है भैया मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मेरा डेली का काम है, मुझे तो कॉन्ट्रैक्ट करना ही करना है, राइट। तो देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट। कहीं कहीं पे क्या होता है हम कॉन्ट्रैक्ट भी साइन नहीं करते। जैसे देखो मान लीजिए पर्सन है मिस्टर एक्स, मैं अदर्स वाला सिचुएशन बता रहा हूँ आपको, क्योंकि बिजनेस का तो आप ऑलरेडी पता है। सर ये जो मिस्टर एक्स है ना, ये एटीएम गए, बिल्कुल ध्यान सुनना, ये एटीएम गए और इन्होंने क्या किया, विड्रॉ किया ₹5,000। कितने पैसे विड्रॉ करे बेटा, 5,000 रुपए विड्रॉ करे।
अब सर एटीएम से, ठीक है, कैश विड्रॉ नहीं हुआ, और ये मान लीजिए एसबीआई का एटीएम था, ठीक है, कैश विड्रॉ नहीं हुआ, बिल्कुल ध्यान सुनिएगा बेटा। अब क्या मिस्टर एक्स ने एटीएम के साथ क्या कोई कॉन्ट्रैक्ट किया था क्या उस टाइम पे? क्वेश्चन आता है सर, क्या कोई कॉन्ट्रैक्ट किया था क्या? अब मान लीजिए कैश विड्रॉ नहीं हुआ, बट उसके अकाउंट से डेबिट हो चुका है अमाउंट, और बैंक कह रहा भैया हम तो कुछ नहीं कर सकते, आपने पैसा निकाला होगा, हमें क्या पता। बट एटीएम से पैसा नहीं निकला, राइट, वो रिवर्सल हो गया बेटा, वापस चला गया, बट हमारे अकाउंट से पैसा डेबिट हो चुका है। सर अब क्या करें? क्या हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था क्या? बोलो बच्चे, क्या हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था क्या? तो कहते हैं सर यहाँ पर जनरली हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट तो साइन नहीं किया था, बट ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। चाहे आप साइन करो या ना करो, आप जैसे ही इस एटीएम में ट्रांजेक्शन करने गए तो वो ऑटोमेटिकली बेटा आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया। क्या हम एसबीआई के एटीएम, इस एटीएम के अगेंस्ट, यानी कि एसबीआई के अगेंस्ट, क्या हम सर कोई केस फाइल कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट में? यस बेटा, आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एक्शन ले सकते हैं इस एटीएम के अगेंस्ट। कहने का मतलब सर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सिर्फ और सिर्फ बिजनेस में ही, बिजनेस कम्युनिटी के ऊपर ही एप्लीकेबल नहीं है। सर इन कॉमन पार्लियंस जनरली बेटा, अगर हम कोई कॉन्ट्रैक्ट किसी के साथ कर रहे हैं, राइट, तो वो भी एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट है बेटा। अगर हमारे साथ वहां पर भी फ्रॉड होता है तो हम डेफिनेटली कॉन्ट्रैक्ट में बेटा उसके अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज द सिचुएशन ऑफ फर्स्ट पॉइंट। अब आता है सर एप्लीकेबिलिटी ऑफ, एप्लीकेबल ऑफ होल ऑफ इंडिया। पहले क्या होता था बेटा, अगर मैं 2019 से पहले की बात करूं, इधर देखो प्लीज सारे के सारे, 2019 से पहले की बात करूं और 2019 के बाद की बात करूं, आज की डेट में बेटा जितने भी एक्ट हैं, जितने भी लॉ हैं, वो अप्लाई हैं पूरे भारत में, होल ऑफ इंडिया। पूरे भारत का मतलब होता है बेटा कन्याकुमारी से लेकर जम्मू एंड कश्मीर तक, ठीक है। बट 2019 से पहले इंडिया का एक्ट या लॉ, उसकी डेफिनेशन में पता है क्या लिखा रहता था? एप्लीकेबिलिटी वाले डेफिनेशन में लिखा रहता था एप्लीकेबल होल ऑफ इंडिया, एप्लीकेबल होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। ध्यान सुनेगा प्लीज। अगर मैं 2019 से पहले की बात करूं, तो जो 2019 में बेटा बेसिकली क्या होता था सर, जितने भी एक्ट और जितने भी लॉ होते थे वो पूरे भारत में अप्लाई होते थे, बट जम्मू एंड कश्मीर में अप्लाई नहीं होते थे, ठीक है। बट 2019 के बाद आज की डेट में बेटा अगर आप पुराना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की डेफिनेशन पढ़ोगे तो वहां पर भी ये लिखा होगा, इट इज एप्लीकेबल एंटायर इंडिया, होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। अगर आप इसका बीआर एक्ट उठाओगे या कोई भी लॉ उठाओगे बेटा, वहां पर आज भी यही लिखा मिलेगा आपको, एप्लीकेबल होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। वहां पर ये मत सोच लेना यार सर ने गलत बता दिया, ठीक है। तो वो सही है, गलत नहीं है बेटा वो, क्योंकि बुक ऑब्वियस सी बात है पब्लिश कब हुई थी? 2019 से पहले, ठीक है। अब सर 2019 के बाद, सर 2019 में से क्या हुआ? सर 2019 में आर्टिकल 370 और 35A कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से इसको रिमूव कर दिया गया, जो कि जम्मू एंड कश्मीर को एक स्पेशल स्टेट का प्रोविजन स्टेटस देते थे बेटा, स्पेशल स्टेट का स्टेटस देते थे, वो आज के डेट में हट चुका है बेटा। इसका मतलब आज जम्मू एंड कश्मीर का कोई भी सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। जम्मू कश्मीर नाउ अप्लाई अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इसका मतलब जितने भी भारत में अब लॉ होंगे पास, और जो ऑलरेडी पास हो चुके थे, वो सारे के सारे लॉज बेटा होल ऑफ इंडिया इंक्लूड जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, पूरे भारत में बेटा ये एप्लीकेबल आज की डेट में हो जाएगा। तो इसलिए कहते हैं सर दो चीजें, पहला तो कॉन्ट्रैक्ट बिजनेस कम्युनिटी के ऊपर भी एप्लीकेबल है, और उसके अलावा अदर सोसाइटी में जो डेली बेसिस पे एक्टिविटीज हो रही है, आप बुक्स परचेस करने जाते हैं, आप दवाइयाँ परचेस करने जाते हैं, कुछ भी परचेस करने जाते हैं बेटा, तो वो सारी चीजें बेटा कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं बच्चे, क्या कर रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट। तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ही क्या है बेटा? अप्लीकेबल है। दूसरा, सर आज की डेट में इंडिया, होल ऑफ इंडिया में जम्मू एंड कश्मीर में भी, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज एप्लीकेबल। समझे? बोलो बच्चे, क्लियर हुआ? देखो भाई, अभी आपने देखा था कि सर एक पर्सन है, इधर देखो प्लीज, एक पर्सन है मिस्टर एक्स,
और एक पर्सन है मिस्टर वाई, ठीक है। सर मिस्टर वाई ने बोला कि मिस्टर एक्स, ध्यान सुनना, मिस्टर एक्स ने बोला मिस्टर वाई से wants to sell my car। मिस्टर एक्स बेटा, आपको लगता है मिस्टर वाई को ऑफर दे रहा है? क्या दे रहा है? ऑफर। अब यहाँ पर डिपेंड करता है, अगर इसने यस बोल दिया तो इसका मतलब इसने क्या बोल दिया, अपना एक्सेप्टेंस दे दी। अगर मिस्टर वाई ने यस बोल दिया, इसका मतलब इसने क्या दे दिया बच्चे, अपनी एक्सेप्टेंस दे दी। अब ध्यान से सुनना सर, जैसे ही इनके बीच में एक्सेप्टेंस होगा, एक सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा, प्रॉमिस। आपस में एक दूसरे से हम क्या करेंगे बेटा, प्रॉमिस कर देंगे। देखो, मिस्टर एक्स ने क्या दिया था इसको, ऑफर। अगर इसने एक्सेप्ट कर लिया तो इनके बीच में क्या क्रिएट हो जाएगा, एक प्रॉमिस। प्रॉमिस का मतलब क्या सर, प्रॉमिस का मतलब ये, ध्यान सुना प्लीज, मिस्टर एक्स प्रॉमिस करेगा कि मैं आपको कार प्रोवाइड करूंगा, मिस्टर वाई प्रॉमिस करेगा कि मैं आपको एक पेमेंट दूंगा इसको लेके। ठीक है भाई, बिल्कुल ध्यान सुनेंगे सर। मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई, सब मिस्टर एक्स ने बोला कि मैं अपनी कार आपको बेचना चाहता हूँ, यानी कि ऑफर दिया। क्या दिया बच्चे, ऑफर दिया। राइट, अब ये इसके ऊपर है, ये एक्सेप्ट करे या ना करे। मान लो इसने बोल दिया यस, ठीक है मैं आपकी कार परचेस कर लूंगा। राइट, तो सर जैसे ही इसने यस बोला, इसका मतलब एक्सेप्टेंस, और जैसे ही एक्सेप्टेंस होगा क्या हो गया इनके बीच में, प्रॉमिस क्रिएट हो गया। और प्रॉमिस जैसे ही क्रिएट होगा तो वो बन जाएगा बच्चे एग्रीमेंट। क्या बन जाएगा वो, एग्रीमेंट। ठीक है, अभी मैंने क्या बोला, एग्रीमेंट बोला, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोला। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। सर मिस्टर एक्स ने वाई को ऑफर दिया, बिल्कुल ध्यान सुनेंगे, मिस्टर एक्स ने वाई को ऑफर दिया, वाई ने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, तो एक्सेप्टेंस हो गई। जैसे ही एक्सेप्ट करेगा, इनके बीच में ऑटोमेटिकली सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी, जिसको हम बोलेंगे प्रॉमिस। ठीक है, और इस प्रॉमिस की वजह से इनके बीच में क्या बन गया, एक एग्रीमेंट बन गया। अब मान लीजिए एग्रीमेंट बना, और इस एग्रीमेंट में इन्होंने क्या बोला, इन्होंने लॉ को, यानी कि इनकी इंटेंशन थी, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशंस, यानी कि ये लॉ को एनफोर्स करना चाहते हैं अपने इस कॉन्ट्रैक्ट में। लॉ को क्या करना चाहते हैं बेटा, इन्वॉल्व करना चाहते हैं। कि मान लीजिए कभी कभी क्या होता है बेटा, दो पार्टी जब आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना, वो लॉ को इन्फोर्स नहीं करना चाहते। वो कहते हैं ठीक है यार, जो भी प्रॉब्लम्स होंगे हम आपस में झेल लेंगे, आपस में निपट लेंगे, ठीक है। बट कभी कभी हमें लगता है कि नहीं यार, मैं आप पे ट्रस्ट नहीं कर सकता, ठीक है, तो हम लॉ को यहाँ पर इन्वॉल्व करना चाहेंगे। तो जैसे ही इन्होंने लॉ को इन्वॉल्व किया बच्चे, वो बन जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। तो इन जनरल सेंस अगर मैं बात करूं, तो सर दो लोगों के बीच में ऑफर और एक्सेप्टेंस हुआ। बिल्कुल ध्यान सुनेंगे बेटा प्लीज। दो लोगों के बीच में क्या हुआ बेटा, ऑफर और एक्सेप्टेंस। और जैसे ही ऑफर एक्सेप्टेंस होगा तो क्या क्रिएट हो जाएगा, एक प्रॉमिस। और प्रॉमिस के साथ साथ हम क्या बना लेंगे बेटा, एग्रीमेंट। ठीक है, हमारे जैसे ही हमने प्रॉमिस किया एक दूसरे से, तो वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट में अगर मैंने लॉ को इन्वॉल्व कर दिया, ध्यान सुना बेटा, अगर एग्रीमेंट में मैंने लॉ को इन्वॉल्व कर दिया, तो जैसे ही लॉ इन्वॉल्व होगा तो सर वो क्या बन जाएगा, हमारा कॉन्ट्रैक्ट। तो इन जनरल फॉर्म अगर मैं बोलूं, सर कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा, तो जनरल फॉर्म में अगर बोलूं कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा, तो सर कॉन्ट्रैक्ट की बेसिक सिचुएशन क्या होती है, ध्यान से देखेंगे प्लीज। कॉन्ट्रैक्ट की बेसिक सिचुएशन क्या होती है बेटा, अभी नोट कर लेना, आपको टाइम मिलेगा नोट करने का, पहले सुनते रहो इधर। सर कॉन्ट्रैक्ट अगर मैं जनरली बात करूं, तो सर कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या होना चाहिए, एग्रीमेंट। क्या होना चाहिए, एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबिलिटी ऑफ लॉ। सर जैसे ही किसी भी एग्रीमेंट में अगर लॉ एनफोर्स हो गया, इसका मतलब वो क्या बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट। सर एग्रीमेंट होने के लिए क्या होना चाहिए, सर एग्रीमेंट के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, ऑफर। फिर क्या होना चाहिए, एक्सेप्टेंस। ठीक है, और जैसे ही ये एक्सेप्टेंस मिल गई, इसका मतलब ये क्या बन जाएगा, प्रॉमिस। और इसी प्रॉमिस के कॉम्बिनेशंस को हम क्या बोलते हैं बेटा, एग्रीमेंट। तो जनरली अब हमें क्या क्या पढ़ना है, ध्यान से ले प्लीज। तो सबसे पहले मुझे आपको क्या पढ़ाना है, सर ऑफर क्या होता है। आज की क्लास ऑफर, माइट भी नेक्स्ट क्लास भी हमारे ऑफर समझाने में लगेगी बेटा। फिर हम पढ़ेंगे जी सेकंड सिचुएशन में, सर एक्सेप्टेंस क्या होता है। तो हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है बेटा, ऑफर क्या होता है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है बेटा, हमारा एक्सेप्टेंस क्या होता है। तीसरा हम पढ़ेंगे सर प्रॉमिस क्या होता है। चौथा हम पढ़ेंगे सर एग्रीमेंट्स क्या होते हैं। राइट, फिर हम पढ़ेंगे एनफोर्सिबिलिटी ऑफ लॉ क्या है। और लास्ट में हमारा जो कॉन्सेप्ट निकल कर आएगा, दैट इज
कॉन्ट्रैक्ट। समझे? तो कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स क्या क्या बेटा? ऑफर, एक्सेप्टेंस, प्रॉमिस, एग्रीमेंट, एनफोर्सिबिलिटी ऑफ लॉ, अल्टीमेटली बिकम कॉन्ट्रैक्ट। तो पांच चीजों से मिलकर बेटा हमारा कॉन्ट्रैक्ट बनता है। एक बार और रिपीट करो, ध्यान सुना प्लीज। सर, दो पर्सन के बीच में, जैसे मान लो एक व्यक्ति ने ऑफर दिया, सामने वाले ने उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, तो जो ऑफर दे रहा है उसको बोलते हैं ऑफरिंग। एक सेकंड बेटा, लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। मैंने क्या बोला है? पहले मुझे कंप्लीट करने दीजिए, उसके बाद आप जो भी पूछना उसके बाद पूछिएगा। ठीक है? बीच में बेटा प्लीज कोई भी स्टूडेंट किसी भी तरह की इंटरप्शन नहीं करेगा, पहले मुझे कंप्लीट करने दीजिए कोई भी चीज को। ठीक है? तो सर, जो ऑफर दे रहा है ये पर्सन को हम बोलते हैं ऑफरर। सर, जो एक्सेप्ट कर रहा है इसको हम बोलते हैं ऑफरी। ठीक है? जो एक्सेप्ट करेगा ऑफरी, और जो ऑफर देगा वो ऑफरर। राइट? तो जिस पर्सन ने ऑफर दिया, सामने वाले ने एक्सेप्ट कर लिया, एंड इट बिकम प्रॉमिस। और जैसी प्रॉमिस बन जाएगा वो ऑटोमेटिकली क्या क्रिएट हो गया बेटा? एग्रीमेंट। सर, एग्रीमेंट में अगर लॉ को मैं इन्वॉल्व कर दूंगा वो क्या बन जाएगा ऑटोमेटिकली? कॉन्ट्रैक्ट। समझे? बोलो बेटा, समझ आया? अब आप डाउट पूछ सकते हैं कोई सा भी, इसको नोट कर लो। अगर समझ आ गया तो बताओ, नहीं तो डाउट पूछो। हाँ बेटा, बिल्कुल सेम है, सेम ही होते हैं ऑलमोस्ट। जैसी प्रॉमिस हुआ, उसी प्रॉमिस को बेटा, सेट ऑफ प्रॉमिस को ही हम एग्रीमेंट बोलते हैं। जैसे मैंने बोला ना, मैं आपका सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा नवंबर से पहले पहले। ठीक है? आपने कहा सर हम आपकी पेमेंट कर देंगे, तो हमने प्रॉमिस करा आपस में, तो ये हमारा प्रॉमिस ही बेटा क्या बन गया? एग्रीमेंट। अगर हमने यहाँ पर लॉ इन्वॉल्व कर दिया, इसका मतलब ये क्या बन जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट। समझे? बेटा क्लियर हो गया सभी को? एवरीवन, प्लीज किसी को डाउट है तो पूछें। अब आप इसको नोट कीजिए फटाफट से। आपने एक चीज देखा बेटा, कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है? तो आपने बोला कि सर, कॉन्ट्रैक्ट बनता है एग्रीमेंट से, और उस एग्रीमेंट में अगर मैं लॉ एनफोर्स कर दूं, अगर किसी भी एग्रीमेंट में लॉ एनफोर्स हो जाए तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। सर, एग्रीमेंट क्या होता है बेटा? एग्रीमेंट जनरली प्रॉमिस होता है। राइट? अब सर, प्रॉमिस क्या होता है? सर, प्रॉमिस दो चीजों का कॉम्बिनेशन है बेटा, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का। यानी कि जैसे ही आपने ऑफर दिया, सामने वाले ने एक्सेप्ट किया, तो वो बन जाएगा प्रॉमिस। और प्रॉमिस को ही हम जनरली क्या बोलेंगे? एग्रीमेंट। प्रॉमिस, सेट ऑफ प्रॉमिस इज नोन एज बेसिकली एग्रीमेंट। और जैसे ही उस एग्रीमेंट में हम लॉ को इन्फोर्स कर देंगे, इट विल बिकम कॉन्ट्रैक्ट। तो सबसे पहले सर, हमारा जो कॉन्सेप्ट है, दैट इज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट, ऑफर। राइट? तो हेडिंग डालिए फटाफट से, व्हाट इज द ऑफर। सर, व्हाट इज द ऑफर? ऑफर क्या है? या इसको दाना लिख के बेटा एक काम कीजिए, एन लिखिए। व्हाट इज एन ऑफर? यानी कि ऑफर क्या है? ऑफर को डिफाइन किया गया है बेटा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन में। सेक्शन है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो किसने डिफाइन किया है बेटा? बताओ जरा, सेक्शन को इंटरप्रेट करना, पढ़ना है सेक्शन को, जरा इसको इंटरप्रेट करो। पढ़ो, इस सेक्शन को पढ़ो फटाफट से, जल्दी, सभी सभी एवरीवन। क्या बोलेंगे इसको? कैसे पढ़ेंगे बेटा? क्लोज नहीं, क्लॉज, क्लॉज। क्लोज नहीं, नलायक। यस, क्लॉज। सेक्शन 2, क्लॉज ए। अब क्लियर हो रहा है ना? हाँ जी। तो जरा ध्यान से देखेंगे डेफिनेशन का सिचुएशन क्या है। ठीक है? चलिए, सेक्शन 2 क्लॉज ए क्या कहता है? सेक्शन 2 क्लॉज ए क्या कहता है, पहले मेरे साथ के साथ आप नोट कीजिए बेटा, कोई बात नहीं जी। लिखिए, व्हेन व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज, लिख लीजिए बेटा पहले इसको मेरे साथ के साथ, टू अनदर हिज विलिंगनेस
टू डू और टू abstain from doing, abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that other to such act or subsistence, he is said to make a proposal. ठीक है, प्रपोजल मतलब होता है ऑफर। तो ये जो डेफिनेशन है बेटा इसकी, इसको लिखिए फटाफट से, फिर मैं इसको समझाता हूँ आपको। इसको लिखिए फटाफट से, फिर मैं आपको समझाता हूँ इसको। दैट, ऑफ दैट बेटा, दैट है। दैट अदर टू सच एक्ट और एब्सिस्टेंस। डन। एनीथिंग, एनीथिंग। अच्छा मुझे एक बात बताना, क्या आपको इसका मतलब पता है? और अरे यार ये हमेशा मिस्टेक क्यों हो जाता है? ध्यान से सुनो जरा, क्या आपको इसका मतलब पता है? और एंड, डू यू नो अबाउट दीज टू वर्ड्स? हम्म, बेटा जहां पर और या एंड का यूज हुआ हो, ये बड़ा इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और का मतलब होता है भैया, आपके पास चॉइस है, आपको दो में से कोई एक सेटिस्फाई करना है। ठीक है, जरूरी नहीं आप दोनों एक साथ ही करो, राइट? उसमें से कोई एक आप चॉइस करोगे, बट एंड का जहां पर एंड लिखा होगा वहां पर कोई चॉइस नहीं होती है, वहां पर दोनों ही कंडीशन को आपको फुलफिल करना होता है। ठीक है ना, ये बेसिक मतलब है, आप आई होप सबको पता होगा। जनरली बेटा और का मतलब अपने हिंदी में या होता है, या तो ये कर लो भैया या तो ये कर लो। एंड का मतलब भैया दोनों करना, आपके पास कोई रास्ता। ठीक है भाई, तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो लॉ में बहुत यूज होती है बेटा। तो आगे चल के देखेंगे, जैसे देखो इस डेफिनेशन में भी यूज हो रखा है और। ठीक है, एंड तो यूज नहीं हुआ है और यूज हुआ है, तो जरा ध्यान से देखिए प्लीज। चलो डेफिनेशन पढ़ा रहा हूँ, तो अब लिखना बंद कर दो अगर कोई लिख रहा है तो। कहता है सर, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन है 2 क्लॉज ए। सेक्शन 2 क्लॉज ए डिफाइन करता है ऑफर का मतलब, कि ऑफर क्या होता है। कह रहा है सर, व्हेन वन पर्सन, यानी कि कोई एक व्यक्ति बेटा सिग्निफाई कर रहा है अनदर पर्सन को अपनी इच्छा, यानी कि एक व्यक्ति, कमान इधर देखो, एक पर्सन अपनी इच्छा जाहिर कर रहा है किसी और के ऊपर। सर कौन सी इच्छा? टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, कुछ करने को
या कुछ ना करने को। बिल्कुल ध्यान से सुनना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा, डेफिनेशन पढ़ रहे हैं यहाँ पे। सर मैं अपनी इच्छा जाहिर कर रहा हूँ किसी पर्सन के ऊपर, कुछ करने के लिए या कुछ ना करने के लिए, विद अ व्यू, with a view with a view to obtaining the assent of that other person। और ध्यान से सुनिए, जैसे मान लो मैंने बोला बेटा, लेट अस अज्यूम मैंने किसी एक स्टूडेंट से बोला, मैंने कहा बेटा क्या आप मेरे से क्लास लोगे। मैं क्या बोल रहा हूँ, टू डू, कुछ काम करने के लिए आपसे कह रहा हूँ। अब ध्यान सुना, मैं ऐसा तो बोल रहा हूँ बेटा आप मेरे से क्लास लोगे, अच्छा सुन आंसर मत दियो, कुछ मत बोलियो बेटा, तू ऐसा बोलूंगा क्या, नहीं। तो मेरी इंटेंशन क्या रहेगी कि मैं आपकी असेंट, आप क्या चाह रहे हो उस चीज को जानूं। तो ध्यान सुनना सर, एक व्यक्ति, मैं लेट अस अज्यूम मैं किसी व्यक्ति को अपनी जाहिर, अपनी इच्छा, अपनी विलिंगनेस जाहिर कर रहा हूँ कि कुछ करने के लिए या कुछ ना करने के लिए। ठीक है, कुछ करने के लिए या कुछ ना करने के लिए। तो सर वहां पर, और दूसरा मेरा व्यू क्या है, मैं जानूंगा कि उस पर्सन का आंसर क्या होगा। तो इस पूरी डेफिनेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है सर, एक व्यक्ति अपनी विलिंगनेस को जाहिर कर रहा है किसी दूसरे पर्सन के ऊपर, कुछ करने के लिए या कुछ ना करने के लिए। डोंट वरी, अभी एग्जांपल करेंगे तो और बेटर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग असेंट ऑफ दैट पर्सन, दैट अदर पर्सन, और टू सच एक्ट और एब्सिस्टेंस, वो काम करेगा भी या नहीं करेगा, ठीक है ना। इसी को हम बोलते हैं प्रपोजल। सर समझ में कम आया है सर, बहुत ही कम समझ में आया है, तो अभी पूरा समझ में आ जाएगा। इधर देखिए 2 मिनट बट कंसंट्रेशन दीजिएगा, अभी आपको 2 मिनट में क्लियर हो जाएगा। लेट अस अज्यूम, यहाँ पर मैं आपके सामने दो एग्जाम्पल डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। यहाँ पे ध्यान सुना प्लीज। देखो सर, यहाँ पर एक व्यक्ति है मिस्टर ए, ठीक है, और यहाँ पर एक पर्सन है मिस्टर बी। दो एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, बिल्कुल ध्यान सुनिए बेटा। अब इनकी इच्छा थी, विलिंग टू सेल हिज बाइक। अब ये जो व्यक्ति है, इसकी इच्छा है अपनी गाड़ी बेचने की, अपनी बाइक बेचने की, ठीक है। तो जरा ध्यान से सुनेगा प्लीज, इधर देखो यार, इधर देख कर आना प्लीज। तो ये बेटा अपनी विलिंगनेस, अपनी इच्छा जाहिर करेगा किसके सामने, हाँ, मिस्टर बी के सामने। बोलेगा वुड यू लाइक टू बाय माई कार, क्या आप मेरी कार, सॉरी बाइक ना, क्या आप मेरी बाइक परचेस करना पसंद करेंगे। इसने बेटा अपनी इच्छा जाहिर करी है ना, किसके ऊपर, मिस्टर बी के ऊपर। क्या सर आप मेरी बाइक परचेस करना पसंद करेंगे, यानी कि मैं अपनी विलिंगनेस इस पे जाहिर कर रहा हूँ। और क्या मैं इसका आंसर लूंगा, इसका असेंट लूंगा। असेंट का मतलब इसका व्यू, असेंट का मतलब क्या होता है बेटा, एंड वॉन्ट्स टू नो हिज विलिंग, ये एक सेकंड रुको, इसको यहां ना लिख के, एंड वॉन्ट्स टू नो नोन हिज असेंट, यानी कि मैं बी की असेंट जानना चाहता हूँ कि भैया मेरी कार, मेरी बाइक परचेस करेगा या नहीं करेगा। अगर इसने डेफिनेटली या तो यस बोलेगा या तो ये नो बोलेगा। तो यस और नो इसकी असेंट है, इसकी इच्छा है, ये मेरी बाइक परचेस करेगा या नहीं करेगा। तो यहाँ पर बेटा, जो यहाँ पर जो ऑफर दिया जा रहा है, कुछ करने के लिए दिया जा रहा है, टू डू। यहाँ पर ऑफर किस लिए दिया जा रहा है, टू डू, मेरी गाड़ी परचेस करो। अब ध्यान सुनना, एग्जाम्पल नंबर 2, मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई। बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे बेटा, बिल्कुल कंसंट्रेशन से। मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई। सर मिस्टर एक्स ने बोला भैया देखो, ये अपनी इच्छा जाहिर करेगा। इसने बोला, मिस्टर वाई को बोला, इफ इफ यू डू नॉट ड्रिंक एल्कोहल। इसने बोला, इफ यू डू नॉट ड्रिंक एल्कोहल, राइट, आई विल पे यू डेली 500 रुपीज। यानी कि ध्यान सुनना, यहाँ पर ये डेफिनेटली ना, मिस्टर एक्स अपनी इच्छा जाहिर कर रहा है मिस्टर वाई को, और कह रहा है भैया अगर आपने अल्कोहल ड्रिंक नहीं किया, अगर आपने अल्कोहल ड्रिंक नहीं करा तो मैं डेली आपको बेटा कितने पे करूंगा, 500 रुपए पे करूंगा। यानी कि मैं इसको एक ऑफर दे रहा हूँ। मैं क्या दे रहा हूँ बच्चे, इसको एक ऑफर दे रहा हूँ, दिस इज द ऑफर।
अब इसके असेंट जानूंगा ना, बिल्कुल इसकी असेंट जानने का मेरा व्यू रहेगा, या तो बेटा यस बोलेगा, या तो ये नो बोलेगा, या तो बोलेगा ठीक है भाई नहीं पीऊंगा, आप मुझे 500 रुपये देते रहना, या तो बोलेगा नहीं भाई 500 रुपये अपने आप पास रख। अब ये काम कुछ करने के लिए बोला जा रहा है या किसी काम को करने से रोकने के लिए किया जा रहा है बेटा? हाँ जी बेटा, तो इस काम को, किसी काम को रोकने के लिए किया जाता है, तो उसको बोलते हैं एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। अब ध्यान से सुना, इन दोनों केसेस में क्या हो रहा है कि सर यहाँ पर एक पर्सन है जो अपनी इच्छा दूसरे पर्सन के ऊपर जाहिर कर रहा है, एक पर्सन है बेटा जो अपनी इच्छा दूसरे पर्सन के ऊपर क्या कर रहा है, जाहिर कर रहा है, और उसकी असेंट जानने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, ना कि ध्यान सुनना, उसकी असेंट जानने की कोशिश कर रहा है कि वो इस काम को करेगा या इस काम को नहीं करेगा। तो सर पहले ऑफर में क्या बोला था, क्या आप मेरी बाइक परचेस करोगे? तो यहाँ पर ये ऑफर इस इंटेंशन से दिया जा रहा था कि सामने वाला इस काम को करे, यस और नो। अब यहाँ पर सेकंड एग्जांपल में मैं चाह रहा हूँ मिस्टर जो वाई है वो अल्कोहल ड्रिंक ना करे, यानी कि मैं उसे किसी काम को ना करने से रोक रहा हूँ। तो दोनों ही केस में बेटा मैं उसको एक ऑफर दे रहा हूँ और उसका डेफिनेटली क्या ऑब्टेन कर रहा हूँ बेटा, उसके असेंट ऑब्टेन कर रहा हूँ। तो सर इन दोनों ही सिचुएशन में, इस सिचुएशन को हम बोलते हैं एन ऑफर। इन दोनों ही सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं बेटा? ऑफर। किसी काम को करने के लिए बोलना और किसी काम को ना करने के लिए बोलना, नॉट टू डू। समझ आया? ऑफर का मतलब क्लियर हुआ बेटा? हाँ जी बोलो, क्या आपको ऑफर समझ आया? अब जरा दोबारा इसकी डेफिनेशन देखते हैं एग्जाम्पल पढ़ने के बाद। एग्जाम्पल पढ़ने के बाद देखो मिस्टर, ध्यान सुनना, इधर देखो बेटा प्लीज, एक बार और देख लो, बस लास्ट बार देख लो, फिर नोट कर लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। सेक्शन 2 क्लॉज ए ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट कहता है व्हेन अ पर्सन, एग्जांपल में मिस्टर ए और मिस्टर एक्स, व्हेन अ पर्सन सिग्निफाई टू अनदर हिज विलिंगनेस, यानी कि जब एक व्यक्ति अपनी इच्छा किसी दूसरे के ऊपर जाहिर करता है कुछ करने के लिए, टू डू, जैसे एग्जांपल में बाइक परचेज वाला एग्जांपल था बेटा कि भैया हमारी बाइक परचेज कर लीजिए, या एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, किसी काम को करने से रोकने के लिए। ठीक है, और साथ के साथ हम ऑब्टेन करना चाहते हैं उसकी एसेंट को, उसकी इच्छा को कि वो करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, तो सच एक्ट, उस काम को करना या एब्सटेन या उस काम को रोकने के लिए जो भी हम ऑफर वगैरह दे रहे हैं, उस पर्टिकुलर चीज को ऑफर या प्रपोजल के नाम से जाना जाता है। आई होप सो बेटा आपको समझ आ गया हो। प्लीज इन दोनों एग्जाम्पल्स को नोट कर लीजिए, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक बार मुझे बता दीजिए क्या सभी को समझ आ गया? नोट करो बेटा इसको। एक और चीज बता देता हूँ आपको बेटा, ये जो मिस्टर ए है ना, ये ऑफर दे रहा है, तो इस पर्सन को हम बोलेंगे ऑफरर। वैसे तो मैंने बता दिया था बट एक बार लिख दिया। या फिर इसको बोलते हैं प्रॉमिसर। ठीक है, सर ऑफर किसको दे रहा है? बी को, तो बी को हम बोलेंगे ऑफरी, जिसको ऑफर दिया जा रहा है, या प्रोमिसी। याद रखना इस बात को, जिसको जो ऑफर देता है ऑफरर या प्रॉमिसर, जिसको ऑफर दिया जा रहा है वो ऑफरी या प्रॉमिसी। ठीक है बच्चे, चलिए नोट कीजिए इसको फटाफट से। ध्यान से देखना, ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल कंसंट्रेशन सुनना। आई में सेल माई कार इफ आई कैन गेट ₹5 लाख फॉर दिस। यानी कि मिस्टर जो राम है वो मिस्टर श्याम से कह रहा है आई मे सेल माई कार इफ आई कैन गेट ₹5 लाख फॉर दिस। तो सर ये जो मिस्टर श्याम है, क्या इसको ऑफर समझे या ये ऑफर नहीं है? बताओ, क्या ये ऑफर होगा या नहीं होगा? ऑफर है सर, एक बच्चे का आंसर आता है सर ऑफर है। ओके, और कोई? एनीवन एल्स? एक स्टूडेंट का आंसर आता है नो सर। वन मोर, यस ऑफर है। ओके ऑफर है, ऑफर है, ऑफर है, यस ऑफर है भैया, ऑफर है, यस। नो, रोशनी नो। बेटा मीनाक्षी और रोशनी दो बच्चों का आंसर आया नो। आप प्लीज रीजन भी स्पेसिफाई कर दीजिएगा। अंजलि ऑफर है सर।
और कोई, एनीवन एल्स? प्लीज यार सभी पार्टिसिपेट करो। निधि, ऑफर है। और कोई, एनीवन एल्स? रेयांस, आपका कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा बेटा। ऑफर नहीं है? अच्छा रोहित, ऑफर है सर। चलिए, अनीश, ऑफर है सर। ओके, ऑफर है, यानी कि मैक्सिमम, मैक्सिमम स्टूडेंट कह रहे हैं दिस इज ऑफर। और कुछ दो स्टूडेंट का ऑफर आया था, दो बच्चों, तीन बच्चों का आंसर आया सर ये ऑफर नहीं है। अब उनका रिस्पांस भी आया है सर ऑफर नहीं है क्योंकि इसमें सामने वाले की डिजायर नहीं ऑब्टेन की। सर कार की ब्रांड पर पता चलता है कि कितने की, और अबे नलायक, ब्रांड कहाँ से आ गया यहाँ पे? यस बेटा, वेरी गुड मीनाक्षी, शाबाश। दिस इज नॉट ए ऑफर, ये ऑफर नहीं है बेटा। ये वाला पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है। एक बात बताइए, यहाँ पर मैं क्या इसको बोल रहा हूँ कि मेरी कार खरीद ले? मैं क्या इसकी असेंट ओपन कर रहा, ऑब्टेन कर रहा हूँ क्या? इसकी असेंट ऑब्टेन करी जा रही है यहाँ पे, यस और नो? यस और नो? इसकी असेंट ऑब्टेन करी जा रही है? नो सर, इसकी असेंट ऑब्टेन नहीं करी जा रही है। मैं यहाँ पर इसको जस्ट बता रहा हूँ कैजुअली। मैं अपनी कार बेच देता अगर मुझे 5 लाख रुपए मिल जाते। भाई मैं शाम से थोड़ी बोल रहा हूँ, क्या मेरी कार परचेज करोगे? मैं उसके असेंट जान ही नहीं रहा। सेकंड सिचुएशन क्या थी कि आपको सामने वाले की असेंट जाननी है, उसकी असेंट को ऑब्टेन करोगे, क्या वो काम करेगा या नहीं करेगा? यहाँ पर कहाँ जान रहे हो आप? क्या मिस्टर राम कहीं पर भी बोल रहा है क्या उसकी असेंट जानने में इच्छुक है? वो तो सिर्फ एक कैजुअल स्टेटमेंट बोल रहा है कि आई मे सेल माई कार इफ आई गेट 5 लाख रुपीज फॉर दिस। तो इसका मतलब सर राम ना सिर्फ एक असेंट दे रहा, सॉरी अपनी एक बात रख रहा है, वो ऑफर नहीं दे रहा बच्चे। ऑफर कब तब कब दे रहा होता कि क्या मिस्टर राम ऑफर कब दे रहा होता? ऑफर कब दे रहा था बेटा? आई विल सेल माई कार इफ यू पे 5 लाख रुपीज। तो यानी कि वहां पर मैं क्या कह रहा हूँ, भैया मैं अपनी कार तुझे बेच दूंगा अगर तू मुझे 5 लाख रुपए देगा। तो यहाँ पर मिस्टर श्याम की या तो वो हाँ बोलेगा या तो ना बोलेगा, तो वो ऑफर होगा बेटा। तो दिस इज नॉट एन ऑफर। क्या पढ़ रहे हो आप? एक बार मीनाक्षी के लिए घर बैठे बैठे तालियां बजा दो। वेरी गुड बेटा, बाकी सब समझ आया बेटा सभी को अब, क्यों ऑफर क्यों नहीं है ये? बोलो फटाफट। ठीक है ना? तो भैया आपको दो बातें ध्यान रखनी है। आप सिर्फ ऑफर दे रहे हो, व्हाट इज दैट? सर मैंने अपनी इच्छा दूसरे के ऊपर जाहिर करी, अब उसकी भी तो जानूंगा। तो जब तक मैं उसकी नहीं जानूंगा वो ऑफर नहीं होगा बच्चे। तो मैंने क्या बोला था, ऑफर देखो जरा दोबारा देखो तो। ऑफर में क्या है? सर पहले तो दो व्यक्ति होने चाहिए, है ना? एक पर्सन, दूसरा पर्सन, और ये अपनी इच्छा जाहिर कर रहा है इसके ऊपर और ऑब्टेन कर रहा है इसकी इच्छा। ये दोनों चीज जरूरी है बेटा। पहले तो अपनी विलिंगनेस बताएगा, दूसरा इसकी इच्छा जानेगा, असेंट जानेगा कि खरीदना चाहता है या नहीं चाहता। समझे? तो ही हम इसको ऑफर मानेंगे बेटा। अगर मैं कैजुअल स्टेटमेंट रख रहा हूं तो वो ऑफर हमारा नहीं होगा। क्लियर हुआ? बोलो 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 बच्चों, फटाफट बोलो यार। क्लियर टू एवरीवन? इस एग्जाम्पल को नोट कर लीजिए फटाफट से और नीचे लिख दीजिएगा, नीचे लिख दीजिएगा, इट इज नॉट एन ऑफर बिकॉज मिस्टर राम इज नॉट ऑब्टेनिंग द असेंट ऑफ मिस्टर श्याम। वेरी गुड बेटा, कंसंट्रेशन से पढ़ो तभी फायदा है बेटा। मिस्टर राम, या इसको लिखता हूँ, चलो मैं ही लिख देता हूँ इसको। हो जा भाई, सभी के समझ में आ गया? अभी भी किसी का डाउट है पूछ लेना ना लाइक। दिस इज नॉट एन ऑफर एज मिस्टर राम not obtaining assent of मिस्टर श्याम। ठीक है? ये ऑफर नहीं होगा बच्चा, क्योंकि यहाँ पर असेंट का अभाव है। आप दूसरे सामने वाले के असेंट जानने की कोशिश ही नहीं कर रहे हो बेटा। आप एक कैजुअल स्टेटमेंट दे रहे हो। ठीक है? इस कैजुअल स्टेटमेंट के बेसिस पे हम चीजें को ऑफर नहीं कंसिडर करेंगे। चलिए फटाफट से नोट कीजिए इसको। चलिए जरा लिखिएगा प्लीज डेफिनेशन, क्योंकि एक एक चीजें क्लियर करनी है बेटा। डेफिनेशन ऑफ ऑफर हैज टू एलिमेंट्स। ऑफर की डेफिनेशन में दो प्रकार के एलिमेंट दिए गए हैं।
सर ये दो प्रकार के एलिमेंट कौन से हैं, जिसको मैं आपको पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी। पहला है इट मस्ट बी एन एक्सप्रेशन या डिक्लेरेशन ऑफ द विलिंगनेस, अपनी इच्छा दूसरे के ऊपर जाहिर करना, टू डू और टू डू और abstain from doing something या anything whatever, पहला। और जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो है ये जो आपने डिक्लेरेशन दिया, दिस डिक्लेरेशन इज मेड विद व्यू टू ऑब्टेन assent of the other person, ठीक है, टू सच एक्ट और एब्सिस्टेंस। तो ये दोनों बातें बेटा इंपॉर्टेंट है, दोनों ही सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर दोनों में से कोई एक भी सेटिस्फाई नहीं हुआ, दैट मीन्स हमारा जो ऑफर है वो ऑफर कंसिडर नहीं होगा। ये चीज जो अभी हमने एग्जांपल के थ्रू पढ़ा था बेटा, उसी एग्जाम्पल को बेटा हमने क्या लिखा, डेफिनेशन के फॉर्म में लिख लिया, सो दैट आप एग्जाम्पल भी समझ सकें और आप इस चीज को भी देख सकते हैं। ठीक है भाई, तो एक बार इसको रीड करके देखिए, इट मस्ट बी एक्सप्रेशन और डिक्लेरेशन ऑफ विलिंगनेस, यानी कि सामने वाला अपनी विलिंगनेस को एक्सप्रेस एक्सप्रेस कर रहा हो प्रॉपरली, टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, किसी काम को रोकने के लिए। और उस डिक्लेरेशन बेटा किस व्यू के हिसाब से होनी चाहिए बेटा, सामने वाले की असेंट ऑप्टेन करने के लिए। अभी आपने एग्जांपल में देखा, आपने तो दे बोल दिया, बट क्या आपने सामने वाले की असेंट ऑप्टेन करी? आप अपनी इच्छा जाहिर करो और साइमल्टेनियसली दूसरे की भी इच्छा जानने की कोशिश करो, तभी बेटा उसको ऑफर मानेंगे। अगर आप सिर्फ अपनी इच्छा बता रहे हैं और सामने वाले की क्या नहीं जान रहे बेटा, असेंट नहीं जान रहे हैं, तो इसका मतलब दैट इज नॉट एन ऑफर, वो ऑफर नहीं है। ठीक है भाई, चलिए इसको नोट कर लीजिए फटाफट से बेटा, नोट इट डाउन प्लीज, जल्दी से नोट कीजिएगा। चलिए कुछ लीगल रूल्स है बेटा ऑफर से रिलेटेड, तो पहले उनके नाम लिख लीजिए, फिर एक एक करके उनको समझेंगे। पहला है एन ऑफर मे बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। इनके नाम लिख लीजिए फटाफट साथ मेरे साथ के साथ बेटा, फिर हम पढ़ेंगे एक एक करके इसको। एन ऑफर में बी एन ऑफर में बी स्पेसिफिक और जनरल। तीसरा, थर्ड पॉइंट लिखिएगा, एन ऑफर मस्ट बी मेड with a view to create legal relationship. Fourth, offer must be distinguished from an invitation to an offer. An offer must be
communicated to the offeree, and I hope so कि आपको ऑफरी के बारे में पता होगा. The terms of offer must be certain. An offer may be conditional. An offer must not be negative in terms. Two identical cross offer do not make a contract. तो बेटा ये कुछ रूल्स हैं और घबराने की जरूरत नहीं बेटा, बहुत सिंपल सिंपल रूल्स हैं. पता लगे तुम बोलो माय गॉड 9 रूल्स हैं, है ना, इसमें घबराने वाली बात नहीं है, बहुत सिंपल है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा. बट ये सारी चीजें आपको ना याद होनी चाहिए. रीजन बताता हूँ, एमसीक्यू में कुछ भी पूछ सकता है वो, एग्जाम में कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है, किसी भी पॉइंट को लेके क्वेश्चन आ सकता है, आपको याद होना चाहिए विद एग्जाम्पल्स विद कॉन्सेप्ट्स. ठीक है ना, ये कुछ 9 रूल्स है बेटा जो हमारे ऑफर को कवर करते हैं. ठीक है, सबसे पहले क्या था बेटा, ऑफर एक्सप्रेस होना चाहिए या इम्प्लाइड होना चाहिए, स्पेसिफिक हो सकता है, जनरल हो सकता है, लीगल रिलेशन क्रिएट किया जा सकता है, ये अलग होना चाहिए बेटा इनविटेशन के ऑफर से, कम्युनिकेट होना चाहिए. जहां जहां पर टिक कर रहा हूँ आप भी टिक कर लेना. ठीक है, ठीक है, इसके टर्म्स जो है वो सर्टेन होने चाहिए, कंडीशनल हो सकता है, नेगेटिव टर्म्स नहीं होने चाहिए, क्रॉस ऑफर नहीं होना चाहिए. ठीक है, तो ये कुछ कंडीशंस है बेटा जिनको काफी डिटेल में मुझे नेक्स्ट क्लास में आपको समझाना है. ठीक है, आज तो मैं इसको नहीं समझा पाऊंगा बेटा क्योंकि अगेन इसमें टाइम लगेगा समझाने में. तो नेक्स्ट क्लास में बेटा इस टॉपिक को हम काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे. फिलहाल अभी आप इसको नोट कर लीजिए बेटा. ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप फटाफट से, बाकी के कॉन्सेप्ट हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे.